हेलो एवरीवन, हम शुरू करेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब देखिए, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल वे में हम कहें, साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपके कार्बन और हाइड्रोजन के अदर कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ईटीसी, वो आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट दे रखी है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। तो जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं या नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखिए, अलग अलग सिस्टम चलते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम भी चलते हैं, डिराइव्ड सिस्टम भी चलते हैं, या हम ट्राइवल सिस्टम भी कह सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले जो आपके सिस्टम दे रखा है नॉमेनक्लेचर का, वो है सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जो हम सिंपली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कह सकते हैं। सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को हम हैंड्स विंडमैन सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नॉमेनक्लेचर जो टॉपिक है प्योर प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपके समझ में आएगा, केवल थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। जितनी आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके क्लियर होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सारा मैटर लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा दूंगा जिससे आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक जो पॉइंट है वो समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब भी आप नाम लिखेंगे किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, तीन चीज़ें। यहाँ जो चीज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको देखना है कि रिंग में जो है हेट्रो एटम कौन सा है, पहली चीज। दूसरा, रिंग का साइज क्या है। तीसरा, रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर इसने दे रखा है प्रीफिक्सेस ऑफ हेट्रो एटम्स। अब जब भी आप नाम लिखेंगे तो वहाँ पर क्या है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पर पढ़ते थे कि आपके प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, बेस नेम क्या है, वैसे यहाँ पर आपके क्या है, प्रीफिक्स हेट्रो एटम जो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड हो जाएगा, प्रीफिक्स। दूसरा, आपके जो बेस नेम है उसको हम यहाँ कहते हैं स्टेम्स। क्या कहते हैं, स्टेम। तो जो रिंग साइज है उसके हिसाब से, और सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड उसके हिसाब से उसका स्टेम डिसाइड होगा। फिर हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे तो प्रीफिक्स क्या क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हेट्रो एटम दे रखे हैं आपकी बुक्स में, आपकी बुक में काफ़ी सारे दे रखे हैं। मैंने केवल समझने के लिए 3 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो देखिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो प्रीफिक्स है, ये देखिए सिंबल दे रखा है और इसकी वैलेंसी दे रखी है, प्रीफिक्स है ऑक्सा। इसका मतलब अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसका नाम लिखने के लिए हम शुरू में प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, ऑक्सा, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑक्सा। ऐसे अगर सल्फर प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, थाया। क्या लिखेंगे, थाया। नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, एजा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। मैंने सारे यहाँ पर नहीं लिए हैं, हेट्रो एटम काफ़ी सारे थे। आपको बुक में से ध्यान रखना है कि कौन कौन से हेट्रो एटम हैं और किसका प्रीफिक्स क्या है। सारे मैंने यहाँ नहीं लिखे, तो आपको सबके प्रीफिक्स याद रखने, ठीक है। और साथ के साथ आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। सीक्वेंस का मतलब सबसे ऊपर कौन सा हेट्रो एटम है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। सबसे ऊपर ऑक्सीजन फैमिली दे रखी है, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली आप जानते हैं, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो, आपको अगर ध्यान हो तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली दे रखी है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। उसके बाद आपके है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में कार्बन तो हेट्रो एटम है नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी। तो ये आपके एक थोड़ा सा हिंट है याद करने के लिए प्रेफरेंसेस क्या होगी। तो आपने क्या देखा कि प्रीफिक्स क्या लगेगा, हेट्रो एटम कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा है, सल्फर के लिए थाया है और नाइट्रोजन के लिए एजा है। ईटीसी आप जो है बाकी की जो है नोट्स में या बुक में आप सॉफ्ट कॉपी में देख लेना। और सीक्वेंस का मैंने आपको याद करने का हिंट बता ही दिया, पहले ऑक्सीजन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली एंड सो ऑन। इसके बाद बात आती है स्टेम की। स्टेम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग है और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सा हो जाएगा। अब आगे क्या लिखें, तो आगे आपके रिंग का साइज क्या है उस हिसाब से जो स्टेम है, स्टेम को हम बेस नेम कह सकते हैं, वो आपके डिसाइड होगा। अब देखिए, यहाँ पर स्टेम में आपके 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें कह सकते हैं। एक तो रिंग का साइज क्या है, दूसरा वो अनसैचुरेटेड रिंग है या सैचुरेटेड रिंग है, ठीक है, अनसैचुरेशन और सैचुरेशन। इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, समरी कर लेते हैं। देखिए, इसके आगे भी दे रखा था 6 मेंबर के बाद, मैंने केवल 6 मेंबर तक ही मेंशन किया है, आप नोट्स में देख लेना। देखिए, 3 मेंबर रिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर 3 मेंबर रिंग है और अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो वहाँ पर उसका जो स्टेम है वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है इरीन, IRENE, और यहाँ भी इरीन लिखा हुआ है IRINE। देखिए अगर नाइट्रोजन हेटेरो एटम है रिंग में तो ये आएगा IRINE, और नाइट्रोजन के अलावा कोई सा भी हेटेरो एटम अगर प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा IRENE। ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के लिए स्पेलिंग अलग है और अदर देन नाइट्रोजन के लिए स्पेलिंग अलग है। ये किसके लिए था, अनसैचुरेशन के लिए। सैचुरेटेड की बात करें या सैचुरेशन की बात करें तो IRANE, इरेन, किसके लिए, नाइट्रोजन को छोड़ के सबके लिए इरेन है। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा इरिडिन, IRDINE। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि नाइट्रोजन के लिए अलग नेम चल रहा है और बाकियों के लिए अलग नेम चल रहा है। तो ये तो थी बात 3 मेंबर्ड की। 3 मेंबर्ड में क्या हो गया, इरीन और इरीन, स्पेलिंग अलग है, इरेन और इरिडिन, ठीक है। ये नाइट्रोजन के लिए केवल, बाकी सबके लिए ये दोनों है। इसके बाद बात करें अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो आपके अनसैचुरेशन में जो है स्टेम क्या हो जाएगा, ETE, और सैचुरेशन में क्या हो जाएगा, इटेन, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा ऑक्सीटेन, तो उस टाइप से हो जाता है इटेन, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इटिडीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटिडीन। इसी हिसाब से 5 मेंबर्ड अगर रिंग है, अनसैचुरेशन में क्या हो जाएगा, ओल, क्या हो जाएगा, ओल, और सैचुरेशन में क्या हो जाएगा, ओलेन। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ओलिडीन, क्या हो जाएगा, ओलिडीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3, 4, 5 तीनों के लिए जो है नाइट्रोजन अलग चल रहा है और बाकी अलग चल रहा है। यहाँ पर सेम था, बाकी यहाँ नाइट्रोजन के लिए अलग चल रहा है और बाकी इनके लिए सेम चल रहा है। तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए अलग है, यहाँ नाइट्रोजन के लिए अलग है, यहाँ और यहाँ अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रिंग के लिए स्टेम क्या है, सैचुरेटेड के लिए क्या है, अनसैचुरेटेड के लिए क्या है, नाइट्रोजन के लिए क्या है, अदर के लिए क्या है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है। इसके बाद है 6 मेंबर्ड। अब देखिए 6 मेंबर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि सैचुरेटेड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैचुरेटेड के लिए देखिए प्रॉब्लम का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने 3 ग्रुप बना दिए। जैसे यहाँ पर बाकी सबके लिए कॉमन था और नाइट्रोजन के लिए अलग था, यहाँ इसने क्या करा, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है और एक ग्रुप अलग है। 3 पॉसिबिलिटी इसने बता दी। तो देखिए 6 मेंबर्ड के लिए अनसैचुरेशन के लिए इन किस किस के लिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बिस्मुथ और मरकरी के लिए। और यहाँ पर क्या है, एन, यहाँ पर क्या है, एन, ये इसके सामने ही है जस्ट, मतलब इन सब के लिए ये काम आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके इन वापस से सेम है, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसके लिए आपके जो है सैचुरेटेड के लिए इनिन, ठीक है। इसके बाद आपके इनिन है बोरॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, और यहाँ पर क्या है, इनिन। तो देखिए आपको नॉमेनक्लेचर में बाकी रूल्स पढ़ने से पहले जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए अभी नॉमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट है, ठीक है। इस सिस्टम में आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखनी है, नियम जो है, जो आपके नॉमेनक्लेचर के जो नियम है या इंस्ट्रक्शन है या जो भी पॉइंट्स है वो बाद में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हेटेरो एटम का प्रीफिक्स क्या है और स्टेम क्या है रिंग्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपको सबसे पहले याद करने हैं, इसमें आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर का पहला पॉइंट था, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, नॉमेनक्लेचर का पहला पॉइंट था, या हम कह सकते हैं पहला नियम था या पहला रूल था। इसमें आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। जैसे आप जब नाम लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स है ऑक्सा, और मान लीजिए सफिक्स जो है या स्टेम हम कह सकते हैं ईट है या इरीन है या इरेन है, जो भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो वोवल है, वोवल आप जानते हैं AEIOU, तो ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा है, डाइटाइट्रेटा है, तो वहाँ पर ये नहीं हटेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के लिए कई बार आपने देखा अलग चल रहा है और बाकियों के लिए अलग चल रहा है। इसके अलावा सैचुरेटेड का मतलब है एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अनसैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्यूमुलेटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बीच की कंडीशन है, ना तो वो प्योर सैचुरेटेड कंडीशन में है, ना ही वो प्योर अनसैचुरेटेड की कंडीशन में है, तो वहाँ पर हम डबल बॉन्ड जितने कम हैं उसके हिसाब से हम डाईहाइड्रा, ट्राईहाइड्रा, इस हिसाब से हम उसको नॉमेनक्लेचर में शो करेंगे। पॉइंट्स आपके बुक में दे रखे हैं, आप उसको और देख लेना। इसके अलावा कई जो ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे आपके पिरिडीन है, पायरोल है, वो आपके बहुत ज़्यादा क्योंकि फेमस हो चुके हैं, ट्राइवियल नेम है, तो वहाँ पर IUPAC ने उसको रेकमेंड कर रखा है कि आप उसको एज अ IUPAC नेम कंसिडर कर सकते हो। तो ये पहले पॉइंट की बात थी। अब देखिए मैंने आपसे कहा था
कि नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है या जो नॉमेनक्लेचर का यूनिट है ये प्रैक्टिस वाला यूनिट है। प्रैक्टिस वाला यूनिट से मतलब ये है कि अगर आपने रूल्स केवल थ्योरेटिकली पढ़ लिए तो वो आपको समझ में कभी भी नहीं आएंगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा जिसमें हमने प्रीफिक्स पढ़े और स्टेम पढ़े, तो वो कैसे यूज़ करने हैं जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके दे रखा सबसे पहले ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब आप देखेंगे कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, दूसरा सैचुरेटेड है, तीसरा हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन। अब इसको देख के आपने 3 चीज़ का आइडिया लगाया है। सबसे पहले हेटेरोएटम कौन सा है, उसके बाद रिंग का साइज़ क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन अगर हेटेरोएटम है तो प्रीफिक्स हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सा, ठीक है। अब 3 मेंबर्ड रिंग है, कौन सी वाली, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दूसरा हेटेरोएटम प्रेजेंट है और सैचुरेटेड है, तो उसके लिए हमने जो स्टेम पढ़ा था वो पढ़ा था इरेन। क्या पढ़ा था, इरेन, ठीक है। सैचुरेटेड की बात हो रही है, अनसैचुरेटेड की बात नहीं हो रही। तो ऑक्सा तो हो गया प्रीफिक्स और इसका जो 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन सैचुरेटेड का जो स्टेम है वो हो गया इरेन। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लास्ट का जो ये ए है जिसको आप क्या कहते हैं, वोवल है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ये भी वोवल है। तो 2 वोवल नॉर्मली हम एक साथ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो ए को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो जाएगी, OXIRANE। अब देखिए आप सोचेंगे स्पेलिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए नॉमेनक्लेचर में एक एक आपके जो अल्फ़ाबेट है उससे इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो नंबर काट भी सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा उसको हमको कैसे यूज़ में लेना है। आपको केवल 3 चीज़ ध्यान रखनी है, हेटेरोएटम कौन सा है, रिंग का साइज़ क्या है और सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके हिसाब से आप उसका नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ये है वैसे के वैसे ये है, बस हमने हेटेरोएटम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स जो है वो क्या है, एजा। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या है, एजा, ठीक है। इसके बाद 3 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो देखिए इरिडीन क्या आएगा, इरिडीन। तो मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इरिडीन और नाइट्रोजन नहीं है तो इरेन। ये आपको याद करना है, तब आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अगर आपको याद ही नहीं है तो फिर आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। एजा प्लस इरिडीन, अब ए हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजिरिडीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो 3 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अनसैचुरेटेड की। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के लिए एज अ प्रीफिक्स सेम रहेगा, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। अब 3 मेंबर्ड अनसैचुरेशन, साथ में नाइट्रोजन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इरीन। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर स्पेलिंग का फर्क था, ठीक है। नाइट्रोजन है तो आई आता है और नाइट्रोजन नहीं है तो ई आता है। तो एजा प्लस इरीन, तो ए हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजीरिन। समझ में आ रहा है आपको कि किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। हेटेरोएटम कौन सा है, रिंग का साइज क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। उसके बाद आपको हेटेरोएटम के प्रीफिक्स याद करने हैं, साथ में सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा हेटेरोएटम आएंगे तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको स्टेम्स याद करना है कि 3 मेंबर्ड के लिए स्टेम क्या है, 4 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है, सैचुरेटेड के लिए क्या है, अनसैचुरेटेड के लिए क्या है, नाइट्रोजन के लिए क्या है और अदर के लिए क्या है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसा आ जाएगा। 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए क्या था स्टेम, इटिडीन, तो ये क्या हो जाएगा, एजिटिडीन। बात समझ आ रही है, आप इसको मैटर से या थ्योरी से चेक कर सकते हैं। अब देखिए सेम 4 मेंबर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के लिए ऐसा आ जाएगा और अनसैचुरेटेड 4 मेंबर्ड रिंग जो है उसके लिए क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईट। तो ये हो जाएगा एजिट, ए हट जाएगा, एजिट। समझ में आ गई बात। इसके बाद 4 मेंबर्ड है, सैचुरेटेड है, लेकिन क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। तो देखिए सल्फर प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, थाया। और 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड अदर देन नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थाईटेन। क्या हो जाएगा, थाईटेन। अब देखिए ये 5 मेंबर्ड है लेकिन अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले फॉस्फोरस के लिए प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, फॉस्फा। क्या आ जाएगा, फॉस्फा। और 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए स्टेम क्या होता है, ओल। क्या होता है, ओल। तो ये हो जाएगा फॉस्फोल। क्या हो जाएगा, फॉस्फोल। इसके बाद बात हो रही है 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए। ये अनसैचुरेटेड था, ये क्या है, सैचुरेटेड है। तो देखिए ऑक्सीजन है तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सा। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सा। 5 मेंबर्ड है, सैचुरेटेड है, तो इसके लिए जो स्टेम है वो क्या है, ओलेन है। अनसैचुरेटेड के लिए ओल था और सैचुरेटेड के लिए क्या है, ओलेन।
तो देखिए ए हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सोलेन, क्या हो जाएगा ऑक्सोलेन। इसके बाद बात आ रही है वापस से सेम है, ये भी 5 मेंबर्ड, ये भी 5 मेंबर्ड, ये भी सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड, बस ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया सल्फर। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा थाया और स्टेम क्या है ओलेन, तो ये क्या हो जाएगा थायोलेन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके हेटेरोएटम कौन सा है, रिंग का साइज क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके हिसाब से आप प्रीफिक्स और स्टेम डिसाइड करके या याद करके आप इसका क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। ये आपके केवल अभी फर्स्ट रूल है, और जो रूल है एक्स्ट्रा में, मतलब अगर थोड़ा इससे टिपिकल एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे वो आपके आगे रूल्स में दे रखे हैं। तो फर्स्ट रूल के बाद सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड रूल में क्या पॉइंट दे रखा है। देखिए जैसे जैसे आप रूल्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के भी आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पर इसने जो पॉइंट लिया है सेकेंड रूल में वो है प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेटेरोएटम्स। मतलब अब ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है लेकिन क्या है सेम प्रेजेंट है, डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंट के लिए अलग से रूल आ जाएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है हेटेरोएटम जो है एक से ज़्यादा प्रेजेंट है लेकिन कंडीशन क्या है सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पहले मॉलिक्यूल की, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर नंबरिंग होगी, क्या होगी नंबरिंग। अब क्योंकि दोनों हेटेरोएटम सेम है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, दोनों कहीं से भी शुरू करें, बस ये है कि दोनों पास आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 यहाँ से कर सकते हैं या 1 2 3 यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है पोजीशन क्या हेटेरोएटम की जिसको आप नंबरिंग से बताओगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने हेटेरोएटम प्रेजेंट है उसके लिए हम प्रीफिक्स लगा देंगे। जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, etc एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके इसको ऐसे समझिए कि अगर एक ही ऑक्सीजन होता तो आपने देखा था ऑक्सोलेन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर आपके क्या कंडीशन होगी, एक हेटेरोएटम और आ गया। तो अब आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो पोजीशन बतानी है और जितने हेटेरोएटम हो उसको आपको नंबरिंग से शो करना है। नंबरिंग या हम प्रीफिक्स कह सकते हैं। तो देखिए 2 हेटेरोएटम है 1 और 3 पे, तो मैंने नंबरिंग दे दी 1 और 3, उसके बाद डैश लगा दिया। फिर आपको क्या करना है, 2 हेटेरोएटम है तो डाई आ गया, क्या आ गया डाई। बाकी का आप नाम देखेंगे ऑक्सोलेन एज इट इज क्या है सेम है, समझ आ गई बात। तो आपको क्या करना है, जो एक हेटेरोएटम का के हिसाब से नाम था वो तो सेम ही रहेगा, बस आपके पोजीशन और जितने हेटेरोएटम की संख्या है उसके हिसाब से प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी तो देखिए 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो हमने देखा था एजोल, क्या देखा था एजोल। अब यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं 3, तो नंबरिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो आपके पास आए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 जो कि दूर हो गया, तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 और 4, तो 1 पे है 2 पे और 4 पे। आपको ध्यान रखना है नंबरिंग इस हिसाब से रखनी है कि वो आपके हेटेरोएटम नियरेस्ट पोजीशन पे होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 4। अब कितने नाइट्रोजन है 3, तो क्या आ जाएगा ट्राई, नाइट्रोजन के लिए एजा आ जाएगा। और 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है नाइट्रोजन वाली, तो क्या हो जाएगा ओल, तो क्या हो जाएगा एजोल। बात समझ आ गई। यहाँ पर बात करें, अब देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पिछले वाले पॉइंट में कि अगर आपके कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इस हिसाब से हैं कि IUPAC ने उसके जो ट्रिवियल नेम है उसको क्या कर रखा है, रिकमेंड कर रखा है। जैसे पिरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, ऐसे इसका भी नाम क्या है पिरिमिडीन, इसको भी IUPAC ने रिकमेंड कर रखा है। फिर भी अगर आप इसका नेमिंग करना चाहें तो देखिए 1 3 1 और 3 डाई एजा 2 नाइट्रोजन है, और 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए जो है स्टेम वो क्या है इन, तो ये गया 1 3 डाई एजीन। वैसे यहाँ पर हो गए, ये हो गया 1 3 5 ट्राई एजीन। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपके हेटेरोएटम की संख्या एक से ज़्यादा है लेकिन क्या है सेम है, तो आपको केवल दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो नंबरिंग का, दूसरा उसको प्रीफिक्स लगाना है। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, etc। बाकी का नाम जो है वो जो आपने सिंगल के लिए पढ़ा था वो एज इट इज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम इस नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लेंगे। उसमें हम देखेंगे कि अगर आपके रिंग में हेटेरोएटम की संख्या एक से ज़्यादा है लेकिन वो डिफरेंट है तो हम उसको कैसे नॉमेनक्लेचर करें। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सीक्वेंस है प्रीफिक्स वाला, हेटेरोएटम वाला, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई सैचुरेशन प्रेजेंट है या कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ नंबरिंग कैसे करेंगे, etc। तो जो भी आपके रूल्स बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा तो फिर अगला वीडियो जो है छोटा हो जाएगा, तो आपके जो है अगले वीडियो में ये वाला नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरे नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ताकि मैं ये कि अगले वीडियो में उसको और एक्सप्लेन कर दूँगा।
और आपको जो मैटर है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा दूंगा, तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के ये यूनिट समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।